आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं जो बीपी को लोअर करने में काम आते हैं इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, राइट। इसके लिए हमें पहले हाइपरटेंशन का जो रेंज है उसको समझना पड़ेगा। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, यानी 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक mm ऑफ मर्करी। लेकिन जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो बीपी का स्टेज 1 पे होता है सिस्टोलिक 140 टू 159 के बीच में और डायस्टोलिक 90 टू 99 के बीच में, और स्टेज 2 होता है 160 टू 179 के बीच में और डायस्टोलिक 100 टू 109, और सिवियर जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है वो इक्वल टू ग्रेटर देन 180 और डायस्टोलिक में ग्रेटर देन इक्वल टू 110। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो अब हम डायरेक्टली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पर जाते हैं और वन बाय वन उनका मैकेनिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में अगर हम बात करें तो डायूरेटिक्स का पर्पस क्या होता है, ये वैसे भी यूज किए जाते हैं हाई बीपी एडीमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में, ठीक है, कि ये हार्ट पे जो लोड है उसको डिक्रीज कर सके, प्रेशर को डिक्रीज कर सके, राइट। तो डायूरेटिक्स का पर्पस यही है कि वो एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाल दे, और जब वो फ्लूइड बाहर निकाल देंगे तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और हाइपरटेंसिव पेशेंट को लो बीपी करने में हेल्प करेगा, राइट। अब इसमें एफिशिएंसी के बेस पे इसकी 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज हाई सीलिंग वेरी इफेक्टिव, इसके एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड, ये आपने सुनी भी होगी डायूरेटिक्स में। उसके बाद सेकंड पे आता है थायाजाइड्स, जिसमें एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, और थर्ड है एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, इसका आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा क्या मैकेनिज्म है। स्पाइरोनोलैक्टोन इसकी एग्जांपल है, राइट। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करते हैं एंड हेंस बीपी डिक्रीज करते हैं। अब हम चलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स। अब पहले हम समझ लेते हैं ब्रीफ में कि रास सिस्टम होता क्या है। तो रास होता है जब बीपी लो होता है और सोडियम कम होता है डिस्टल ट्यूब्यूल में, तब जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है वो रेनिन को सिक्रीट करता है, जो कि एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म होती है और वो एक्टिव फॉर्म में रेनिन के थ्रू ही आ पाती है। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम जो होता है लंग्स के द्वारा सिक्रीट होता है, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ये फर्स्ट पाथवे होता है, फॉलो करता है, जिसमें ये वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है और डायरेक्टली जब कंस्ट्रिक्ट होती है वेसल तो बीपी इंक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से ये बीपी को इंक्रीज करता है। या फिर ये एक अनदर पाथवे भी फॉलो करता है जिसमें ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है, जो पीछे हमने एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट देखा था, तो वही वाला ये एल्डोस्टेरोन है, तो इसको भी सिक्रीट करता है। ये एल्डोस्टेरोन किससे प्रोड्यूस होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ये क्या करता है? सोडियम की रिजॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जो कि लो था ट्यूब्यूल में। यहाँ पर हमने देखा ना डिस्टल ट्यूब्यूल में लो था, तो इससे ये सोडियम की भी रिकवरी हो जाती है और ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करवा के बीपी को भी इंक्रीज करा देता है। तो दोनों वे से ये बीपी को इंक्रीज ही करवा रहा है, दोनों मैकेनिज्म से। सो बेसिकली हम क्या याद रखेंगे कि रास जो होता है वो बीपी को इंक्रीज कराता है, इसलिए हम इसका क्या यूज कर रहे हैं? इनहिबिटर, राइट। यहाँ पर जो हमने किया था एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट क्या होता है? जो उल्टा काम करता है, तो एल्डोस्टेरोन को वर्क करने नहीं देगा।
ठीक है, उससे उल्टा काम करेगा। तो उल्टा काम करने के कारण क्या है कि वो साइकिल कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, बीपी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर हम रास को इनहिबिट कर देंगे किसी भी स्टेज में तो वो वर्क नहीं कर पाएगा और बीपी को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो एस इनहिबिटर है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी एग्जांपल है कैप्टोप्रिल। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा ताकि वो आगे वर्क ना कर पाए, साइकिल कंप्लीट ना हो और बीपी बढ़े ना, तो वो होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसकी एग्जांपल है टेलमिसार्टन। आपने देखा होगा कि आपके घर में कुछ पेशेंट्स होंगे हाइपरटेंशन के, वो भी टेलमिसार्टन सॉल्ट यूज करते होंगे। और डायरेक्ट अगर रेनिन को ही इनहिबिट कर दिया, जो कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस से रिलीज होता है, तो उसकी एग्जांपल है एलिस्किरिन, राइट। उसके बाद सिंपैथेटिक इनहिबिटर। अब इसको समझने के लिए हम फिर से एक छोटा सा मैकेनिज्म देखते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है, वो रिलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक से, और एड्रिनर्जिक रिलेट करता है सिंपैथेटिक से। कोलिनर्जिक सिस्टम होता है ड्रिवन बाय एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और इसी सिस्टम को बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी आपकी जितनी भी डाइजेशन के लिए सिक्रीशंस होनी है, एंजाइम सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीशन, उन सबको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। रेस्ट एक्टिविटीज को, यानी हाइपरटेंशन को कम करेगा, बीपी को कम करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज इस सिस्टम की होती है। इसके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। वाइल द ऑपोजिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या जो एड्रिनर्जिक ड्रिवन नर्वस सिस्टम होता है, वो कैसा होता है? 3F, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट, यानी ये बॉडी को अग्रेशन के लिए प्रिपेयर करता है, अलर्ट रखता है, ठीक है। इसमें बीपी इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो ये जो है ये किसके थ्रू काम करता है? एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन की सिक्रेशन, या आप कह सकते हो एड्रीनलिन का अदर नेम एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रीनलिन का अदर नेम नॉर एपिनेफ्रिन, और इनको मिलके बोलते हैं केटकोलामिन्स, राइट। और इनके रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, जिनकी फर्दर टाइप्स हैं। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि बीपी डिक्रीज हो। तो बीपी डिक्रीज कब होगा? जब सिंपैथेटिक को इनहिबिट करेंगे, यानी जो बीपी इंक्रीज करता है उसको इनहिबिट कर देंगे तो अपने आप से बीपी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया? अल्फा एंड बीटा देखे थे ना यहाँ पर, तो बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स एंड अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एड्रिनर्जिक में एग्जांपल याद करो, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, और अल्फा प्लस बीटा में लैबेटोलोल। ये भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो, नॉट इम्पोर्टेंट। सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में क्लोनिडेन, राइट। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की सेकंड क्लासिफिकेशन में हमने सिर्फ इनको याद रखना है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं और वेसोडाइलेटर्स होते हैं, और इनके आगे फर्दर जो है हमने सिर्फ नेम्स याद रखने हैं, वेरापेमिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उसके बाद हमने याद रखना है वेसोडाइलेटर्स में हाइड्रालिजिन और नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम। वेसोडाइलेटर्स क्यों? क्योंकि अगर वेसल्स डायलेट होंगी तो बीपी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा। जैसे वेसो कंस्ट्रिक्शन से यहाँ पर बीपी इंक्रीज हो रहा था, राइट, एंजियोटेंसिन के थ्रू, वैसे ही वेसोडाइलेटर से डिक्रीज हो जाता है। आप खुद सोचो, अगर ब्लड वेसल साइज में बड़ी हो जाएगी तो उसके अंदर की टेंशन भी कम हो जाएगी, वो आराम से फ्लो कर पाएगी, तो प्रेशर जो है, स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म इन ब्रीफ।